आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है, लेकिन क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में नहीं, बल्कि आज संडे है और जैसा कि आपसे वादा था, अब हर संडे मैं क्राइम की वैसी कहानी आपके सामने रखूंगा जो अपने जमाने में सुर्खियां बनी, लेकिन फिर बाद में वक्त की धूल उस पर चढ़ गई। सभी भूल गए उस केस को। फिर क्या हुआ किसी ने पलट कर नहीं देखा, और उसके लिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों के साथ साथ तो फिर पुरानी खबरों को भूल जाते हैं। एक बार हेडलाइन उतर गया तो फिर हमारे जहन से भी वो खबरें उतर जाती हैं, जबकि ऐसी खबरों पे
और आप ही की कोर्ट से वो गायब हो गया। कोर्ट ने भी इस मामले को सीरियसली लिया, फौरन पुलिस से मामला दर्ज करने को कहा और उन्हें ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करने को कहा। अब मामला दर्ज हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, तीनों लौट नहीं रहे। वो गाड़ी भी गायब है जिस गाड़ी में विनोद कुमार अपने ड्राइवर के साथ बैठे थे। परिवार अब कोर्ट के चक्कर काटता रहा, क्योंकि पुलिस को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुलिस का एसएसपी उनका दुश्मन था। तो जब कोर्ट के चक्कर काटते काटते पंजाब पुलिस से भी जांच कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पंजाब पुलिस का ही एक बंदा उनका दुश्मन। तो उन्होंने सीबीआई जांच की अपील की और आखिरकार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दिया कि आप इन 3 लोगों की गुमशुदगी की जांच कीजिए और पता कीजिए ये लोग कहां हैं। अब मामला सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने जांच की। इसके बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी, एक ऐसा रिपोर्ट जिसे सुनकर उस वक्त हर अखबार हेडलाइन से भरा हुआ था। एक ऐसी रिपोर्ट कि अगर किसी आम आदमी के खिलाफ होता तो मुझे लगता आज भी वो जेल के अंदर एड़ियां रगड़ रहा होता। कि ये जो 3 लोग गायब हुए हैं, विनोद कुमार, उनका ड्राइवर मुख्तार सिंह और अशोक कुमार, इन तीनों की गुमशुदगी के पीछे पंजाब पुलिस का हाथ है। ये गुम नहीं हुए, इन तीनों को किडनैप किया गया है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि तीनों किडनैप हुए, गुम हुए, लेकिन इनके अब जिंदा होने के कोई सबूत नहीं है, यानी ये तीनों मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और आखिर में सीबीआई लिखती है कि इन तीनों की इस गुमशुदगी, इन तीनों के जिंदा न होने, इन तीनों की मौत के लिए 4 पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। चारों के सीबीआई जांच ने अपनी रिपोर्ट में नाम लिखे। पहला नाम था लुधियाना के एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुमेध सिंह सैनी का। दूसरा नाम था उसी लुधियाना के एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो सुमेध सिंह सैनी के अंडर में थे, सुख मोहिंदर संधू का। तीसरा नाम था उसी लुधियाना के एक इंस्पेक्टर बलबीर चंद तिवारी का। और चौथा नाम था उसी लुधियाना के एक और पुलिस इंस्पेक्टर परमजीत सिंह का। यानी कि एक एसएसपी, एक एसपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर, इन 4 पुलिस वालों को सीबीआई ने विनोद कुमार, उनके जीजा अशोक कुमार और उनके ड्राइवर मुख्तार सिंह की गुमशुदगी और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार माना, उनकी किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार माना और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब कायदे से इस रिपोर्ट के बाद चारों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोर्ट में पेश करने के बाद अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट अदालत में पेश करनी चाहिए, लेकिन तब पंजाब में बादल सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल की अकाली सरकार, और सुमेध सिंह सैनी प्रकाश सिंह बादल या अकाली सरकार के ब्लू आइड बॉय। सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने से मना करती। सीबीआई अपनी जांच मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं होगी। वक्त बीतता रहा, 4 पुलिस वाले, 3 लोगों की मौत, किडनैपिंग, कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, परिवार वाले लगातार कोर्ट का रुख करते रहे, भागते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि हमारे लोगों को अब ढूंढ नहीं सकते तो उनके गुनहगारों को सजा तो दे दो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। न सैनी को गिरफ्तार किया गया और न ही इस मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। कुछ वक्त और बीता, आखिरकार कोर्ट को आदेश देना पड़ा। जब बहुत मीडिया में खबरें आई और बार बार सरकार ने जब चार्जशीट पे रोक लगा दी थी दाखिल करने से, पंजाब सरकार ने, तब फिर बीच में अदालत आती है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये हुक्म देती है कि सीबीआई की इस रिपोर्ट को चार्जशीट के तौर पर अदालत में दाखिल कर उन 4 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। अब मजबूरन चूंकि अदालत का हुक्म था, चार्जशीट दाखिल कर दी गई। लेकिन अब यहाँ परिवार को यह डर था कि पंजाब पुलिस के ये 4 लोग, पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार भी सपोर्ट में, तो यहाँ कौन सी जांच होगी, कौन सा इंसाफ मिलेगा। उन्होंने एक और अर्जी डाली। उन्होंने कहा कि पंजाब से हमें उम्मीद मिलने, न्याय की उम्मीद नहीं है, इंसाफ यहाँ ठीक से नहीं होगा, जांच ठीक से नहीं होगी, इसलिए इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया। उसके बाद ये मुकदमा लुधियाना से हटाकर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सौंपने का फैसला किया गया। कहा गया कि अब मुकदमे की कार्रवाई दिल्ली की 30 हजारी अदालत में होगी। कम से कम दिल्ली से इंसाफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली में सरकार भी अलग थी। 6 साल उधर और 6 साल इधर, 12 साल। 2006 में ये चार्जशीट दाखिल हुई पहली बार, 12 लंबे साल के बाद। अब अंदाजा लगाइए इसी से। लेकिन चार्जशीट दाखिल हो गई,
अब यहां से खेल अदालत में शुरू होता है। चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन मुकदमे की तारीख ही नहीं पड़ रही है। जज बदल रहे हैं, जज नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, मुकदमे की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो रही। परिवार परेशान। परिवार इसके बाद फिर अदालत पहुंचता है और अदालत जाकर कहता है कि 12 साल बाद तो चार्जशीट दाखिल हुई, मुकदमा अदालत में पहुंच चुका है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई नहीं शुरू हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में परिवार ने अर्जी लगा दी 2010 में। 2006 में 30,000 में मामला आया, 4 साल बीत गए, कोई फायदा नहीं, मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। अब 2010 आ गया। 10 में परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी कि हम तो इंसाफ मांगते मांगते थक गए, 12 साल बाद तो चार्जशीट दाखिल हुई, पर तारीख ही नहीं पड़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा 2010 में एक ऑर्डर पास किया और दिल्ली की 30,000 कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे, यानी रोजाना इस केस की सुनवाई होगी, ताकि इस मुकदमे का निपटारा जल्दी हो सके। 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया। अब मजाक देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, 30,000 की उस कोर्ट पर कोई असर नहीं, मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं। 2015 आ गया, नहीं शुरू हुई। फिर परिवार भाग रहा है। फिर 2015 में जाकर निचली अदालत को होश आया, उन्होंने कहा चलो यार अब तो मुकदमे की सुनवाई शुरू करते हैं। 2015 में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। आज 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं, 9 साल बीत चुके हैं। अभी निचली अदालत में पूरी गवाही भी नहीं हुई, पूरी बहस भी नहीं हुई, और 30 साल हो चुके हैं। क्या होगा आगे पता ही नहीं। अब इन मुकदमे, अदालत, चार्जशीट के बीच में एक पैरेलल दूसरी कहानी चल रही है। कहानी क्या? एक सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट और चार्जशीट में पंजाब के 4 पुलिस वालों को दोषी और कातिल ठहराती है। उधर पंजाब सरकार उन्हीं कातिलों, उन्हीं दोषियों को इनाम दे रही है। इनमें से हर पुलिस वाला प्रमोशन पाता जाता है। सुमेध सिंह सैनी जो एसएसपी थे, बाद में धीरे धीरे तरक्की करते गए। तरक्की करते करते आखिरकार 2012 में, जब बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, फिर 2012 में जैसी अकाली सरकार आई, प्रकाश सिंह बादल और उनके ब्लू एग बॉय, तो जैसी अकाली की सत्ता में वापसी हुई 2012 में, अकाली सरकार ने सुमेध सिंह सैनी को, जो 3 लोगों के कत्ल के आरोपी थे, सीधे पंजाब का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक, यानी पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा बॉस, वो बना दिया। मतलब जिस शख्स को सीबीआई की जांच और चार्जशीट के बाद कायदे से जेल में होना चाहिए, वो शख्स अब पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा था, उसका बॉस था। 2012 में बना दिया। इधर इंसाफ का इंतजार परिवार कर रहा है। परिवार इंतजार करते करते, और खासतौर पर परिवार की इस बुजुर्ग माँ जो 1994 से अपने बच्चे को ढूंढ रही है, अपने दामाद को ढूंढ रही है, अपने ड्राइवर को ढूंढ रही है, किसी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 90 साल से ऊपर की उम्र में सिर्फ एक आस में वो जीती रही कि वो अपने बेटे के कातिलों को सजा मिलते हुए देखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2017 में मां की भी मौत हो गई, बिना इंसाफ देखे हुए। अब परिवार में बचा एक आशीष, उनका दूसरा बेटा। लुधियाना में रहना मुश्किल था, क्योंकि पंजाब में सुमेध सिंह सैनी थे, धमकियां लगातार मिल रही थी। लुधियाना छोड़ा, घर बेचा, कारोबार छोड़ा, दिल्ली में मुकदमा चुके शिफ्ट हो गया था 30,000 में, दिल्ली आए, किराए के घर पे रहे। जितनी जमा पूंजी थी, अदालत के चक्कर, इंसाफ की उम्मीद में 30,000 से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं अदालतों के चक्कर काटते काटते सारी जमा पूंजी खत्म। एक करोड़पति शख्स सिर्फ अपने भाई और अपने जीजा को इंसाफ दिलाने के लिए 30 साल तक लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और उसने अपना सब कुछ खो दिया। कायदे से उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, बट बचा है तो सिर्फ एक। वो ये चाहता है कि कम से कम उसके जीते जी उसे इंसाफ मिले, और सुमेध सिंह सैनी और उसके बाकी जो 3 लोग हैं उसे सजा मिले। 30 साल तो हो गए। 2006 से दिल्ली की 30,000 अदालत में मामला है, तो 6 से अगर जोड़े तो 18 साल तो लोअर कोर्ट में ही हो गया। अभी लोअर कोर्ट से फैसला नहीं आया।
लोअर कोर्ट से फैसला आएगा तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से फैसला आएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उन तमाम सालों को आप जोड़ते जाइए, कब खत्म होगा? कब इस कहानी को हम फॉलो अप की कैटेगरी से बाहर निकालेंगे कि नहीं ये अपने अंजाम तक पहुंच चुका है? ऊपर से और सुनिए, चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने कहा कि इन चारों लोगों की किडनैपिंग से लेकर जिंदा न होने, मौत का जिम्मेदार ये शख्स है, सुमेध सिंह सैनी। इतने तमाम संगीन इल्जामों के बावजूद 1994 से 2024 तक एक बार, एक दिन के लिए भी सुमेध सिंह सैनी जेल नहीं गए, बल्कि 2017 में डीजीपी के पद से रिटायर, मतलब डीजी के पद से तो पहले हो गए थे, सर्विस से अब रिटायर हो गए क्योंकि उनकी उम्र हो गई, तो अब वो सर्विस में भी नहीं। और जून 2018 में रिटायर हुए, जून 2018 में सैनी जून 2018 में रिटायर हुए। 15 से एक मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई है, बेल आउट है, एक और संगीन मामला है, और आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ, और इसको भी करीब 30 साल हो गए। एक आईएएस अफसर के बेटे थे पंजाब में, उनका नाम है बलवंत सिंह मुल्तानी। बलवंत सिंह मुल्तानी, जब पंजाब में आतंकवाद था तो सुमेध सिंह कहते हैं कि जो सैनिक की गाड़ी पर कुछ अटैक हुआ था, उस अटैक में कुछ लोगों के नाम लिखे गए, उनमें बलवंत सिंह मुल्तानी का भी नाम डाल दिया गया। बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे विनोद कुमार को कोर्ट से उठाया गया था। आज तक बलवंत सिंह मुल्तानी का पता नहीं है कि वो कहाँ है। सेम विनोद कुमार, ड्राइवर मुख्तार सिंह और अशोक कुमार की तरह ये आईएएस अफसर के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी का कोई सुराग नहीं है, और इस केस में भी यही है मिस्टर सुमेध सिंह सैनी। इस केस को लेकर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ, लेकिन ये फिर कभी किसी कोर्ट से कभी किसी कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ले लेते। लास्ट बेल इनको इसी केस में 2023 में मिला है। एक दो और भी केस है जिसमें 2023 दिसंबर में ये बेल लेकर बैठे हुए। लेकिन कमाल ये है कि इतने सीरियस क्राइम और उसके बावजूद भी पिछले 30 साल में ये शख्स एक दिन के लिए जेल नहीं गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, खुद ही सोचकर बताइएगा, तीन लोगों की गुमशुदगी, 3 लोगों की मौत, 3 लोगों की किडनैपिंग, सीबीआई की जांच, सीबीआई की चार्जशीट, और फिर चार्जशीट का कोर्ट में दाखिल होना, मुकदमे की शुरुआत। अगर ये बड़े लोगों को हटा दे, ये कोई आम इंसान होता, आम हिंदुस्तानी होता, तो क्या सच में वो 30 साल तक बाहर होता? मतलब एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाता, एक दिन के लिए भी पुलिस रिमांड में भी नहीं जाता। ऐसा होता क्या? सोचिएगा जरूर। तो फॉलो अप में आज इतना ही, लेकिन